हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे गाइस। तो फटाफट जल्दी से आ जाएं सभी लोग आज के इस सेशन में। आज आप लोग भी सोच रहे होंगे सर आज फ्राइडे को शाम को तो अभी रेगुलर हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे। हर फ्राइडे को, सैटरडे को और संडे को अनवरत रूप से आपसे मुलाकात होगी। बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती के जो हिंदी का जो पोर्शन है, जिसको अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग तरह से, उसको थोड़ा सा और डेडिकेटली हम लोग पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि पेज में जैसे हम लोग क्लास कर रहे हैं तो उस चीज़ की प्रैक्टिस यहाँ पर की जाए यूट्यूब पर, चाहे कैसे कि बाकी सारे साथी भी जो हैं वो भी उपस्थित हो जाएंगे और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो ये क्लास जो है बेसिकली देखा जाए तो जो आप सबके साथ में साझा करूंगा बहुत सारे प्रश्नों को, वो काम करेगी आपके फर्स्ट पेपर के लिए। और जो साथी ऐसे हैं जो हिंदी लेकर एग्जाम देने चाह रहे हैं, मतलब हिंदी सब्जेक्ट से एग्जाम देना चाह रहे हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी सब्जेक्ट वाइज होगा, तो जो लोग देना जा रहे हैं उसमें ग्रामर का पोर्शन जो है वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो दोनों के लिए बहुत जरूरी है। फर्स्ट पेपर जो क्वालिफाइंग नेचर का है, लैंग्वेज वाला, लैंग्वेज टेस्ट वाला है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो आपको ध्यान रखना है, वहां पे क्वालिफाई करना ही करना है। इसलिए बेहतर अगर करके जाएंगे तभी पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो फिर मुश्किल है। अगर वो पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर बाद वाला पेपर क्वालिफाई करके कोई फायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की, स्टार्ट करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप सबने ज्वाइन कर लिया होगा। अगर नहीं ज्वाइन किया तो इसे जरूर ज्वाइन कर ले, ठीक है, ताकि आप रेगुलर पीडीएफ, जो आपका सेशन का पीडीएफ होता है वो आपको मिल जाए, या फिर जो डाउट्स हैं आपके वो आप मुझ तक प्रेषित कर सकते हैं और वो सॉल्व हो जाएगा। या फिर आप मुझसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं इसी चैनल के माध्यम से। प्रश्नों पर चलते हैं सीधे, देखते हैं आज कौन कौन से प्रश्न हम लोग आपसे साझा करना चाहते हैं। भाई बहुत सारे साथी हमारे साथ उपस्थित हो गए। भाई एक बार जरा सेशन को शेयर कर दे ताकि बाकी सारे साथी भी अपने टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप के ग्रुप पे जहां भी आप हैं शेयर जरूर कर दें, जिससे कि बाकी सारे साथी भी, उनको भी अवगत हो जाए और इस क्लास में उपस्थित हो जाए, उनका भी लाभ हो जाए, उनको भी बेनिफिट मिल जाए इसका। तो चलिए बहुत सारे साथी उपस्थित हो गए भाई, सभी लोगों का स्वागत है। राम राम सभी को, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। चलिए कंसंट्रेट करेंगे, एक बार बातें कम करेंगे, प्रश्न पर ध्यान देंगे ज्यादा। तो कोशिश करेंगे कि हम हर प्रश्न को समझे, उत्तर दें, और इस तरह से उत्तर दें जिससे कि इस बार ही नहीं, मतलब अभी सिर्फ नहीं, अगली जब भी कभी भी आपको अगली बार जब भी प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका उत्तर देने के लिए सक्षम होंगे। तो कॉन्सेप्ट समझेंगे। प्रश्न है, गायत्री गीत गाती है, यह वाक्य सामान्य भूतकाल में होगा। बताइए, गायत्री गीत गाती है, यह वाक्य सामान्य भूतकाल में होगा। अब क्या होगा? ऑप्शंस है, गायत्री ने गीत गाया, या गायत्री ने गीत गाती थी, गायत्री गीत गाई थी, या गायत्री गीत गाए। चूंकि पूछा है सामान्य भूतकाल, और सामान्य भूतकाल में एक चीज फिक्स है कि क्रिया का सेकेंड फॉर्म, जो क्रिया है हमारी, क्रिया का पास्ट फॉर्म, याद रखना, भूतकालिक क्रिया, क्रिया का जो सेकेंड फॉर्म है वहां लाकर छोड़ दिया जाता है सामान्यतः सामान्य भूतकाल में। जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पे, गायत्री ने गीत गाया, देखो यहां गाती है, ये सेंटेंस जो है वो सामान्य वर्तमान में है, सामान्य वर्तमान में है। और इस सामान्य वर्तमान के सेंटेंस को जब हमको सामान्य भूत में ले जाना है तो हम क्या करेंगे, हम क्रिया को पास्ट टेंस में कर देंगे, बस बाकी सेंटेंस इसी हिसाब से मैनेज कर देंगे। तो गायत्री ने गीत गाया, ठीक है। अगर इसी सेंटेंस को अगर आपसे पूछा होता कि सामान्य भूतकाल नहीं बल्कि संदिग्ध भूतकाल में ले जाना है, तो आप क्या करोगे, गायत्री ने गीत गाया, इसके आगे जोड़ देना है होगा, होगा जोड़ दिया आपने, क्या हो जाएगा, गायत्री ने गीत गाया होगा। अगर वो कहे कि पूर्ण भूतकाल में ले जाना है तो आपको यहीं पर था लगा देना है, गायत्री ने गीत गाया था, बस आपको इतना लगा देना है। डेफिनेटली आपको सारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि भूतकाल, सामान्य भूतकाल, या फिर पूर्व का जो अपूर्ण भूतकाल, या फिर पूर्ण भूतकाल, या फिर आसन्न भूतकाल, या संदिग्ध भूतकाल, वो सब में आपको यहीं से सिखाना होगा, यहीं से सीखना होगा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की जाती है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब ने सही आंसर दिया है। लगभग कुछ लोगों ने थोड़ी सी गलतियां की है, बट आप लोग भी कोशिश करें कि अगली बार से क्वेश्चन को समझे समझे और सही उत्तर दें। चलिए बहुत बढ़िया। किलकत कान घुटुरिय घुटुरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। उपयुक्त पंक्तियों में वात्सल रस का आलंबन कौन है? उपयुक्त पंक्तियों में वात्सल्य रस का आलंबन कौन है? देखिए जरा क्या हो जाएगा,
तो सिंपल सी बात है, वात्सल रस का आलंबन कौन है? या फिर आंगन लिखा है, सूरदास है, माता यशोदा या बालक श्री कृष्ण? ठीक है, ध्यान से रस की बात कर रहा है। जल्दी से बताएं। देखिए सॉरी, किलकत कान घुटुरुवन आवती, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी बैधावती। करेक्ट, किलकारी मारकर घुटनों के बल कान्हा जो है नंद के आंगन में चल रहे हैं। कान्हा नंद के आंगन में किलकारी मारकर घुटनों के बल वहीं दौड़ रहे हैं, और यशोदा देख देख के ये खुश हो रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणि के समान, जैसे मणि लुढ़क रही हो वैसे ही मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी बैधावत, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब पूछ रहा यहां है क्या? वात्सल्य रस। कौन सा रस है? अगर आपसे पूछे कि कौन सा रस है, तो सिंपल सी बात है, वात्सल्य रस हो जाएगा। बहुत सारे लोग बता रहे, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, वात्सल्य रस है यहां पे, तो करना पूछा क्या है कि पंक्तियों में वात्सल्य रस का आलंबन कौन है? आलंबन जानते? रस प्रश्न बनेगा यहां पे, देखो समझिएगा। अगर आपसे पूछे रसों के प्रकार, रसों के प्रकार कितने होते हैं आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? 11। अगर आपसे पूछे कि भरत मुनि के रसों के प्रणेता कौन है, तो आपको पता है भरत मुनि रसों के प्रणेता है। भरत मुनि के अनुसार रसों के प्रकार कितने होते हैं, तो 8 हो जाते हैं। अगर आपसे पूछे नाट्य शास्त्र के अनुसार, नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो 8 हो जाएगी। अस्थाई भावों की संख्या है कितनी है, तो 9 हो जाएगी। ठीक है ना? इस समय रसों की संख्या 11। अब रहो बचे अवयव, कहेगा रसों के अवयव। अब रसों के अवयव की जब बात करेगा, तो यहां पर ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, रसों के अवयव की जब बात करेगा तो क्या हो जाएगा? 4 अवयव होते हैं। अगर आपसे पूछे कि रस के कितने अवयव होते हैं, अवयव, तो कितने हो जाएंगे? 4। तो थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। कितने हो जाते हैं? 4 अवयव हो जाते हैं। रसों के कितने अवयव हो जाते हैं? 4। कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थारी भाव। ठीक है, थोड़ा सा कोल्ड हुआ है मुझे आज, तो इसलिए थोड़ी सी परेशानी जरूर हो रही है, फिर भी कोऑपरेट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए शुरुआत कर। थोड़ा सा कोल्ड आज, कोल्ड से ग्रसित हूं मैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम कोल्ड में हो जाती है। तो ये समझ लिया आपने। अब पूछा है आलम। अब विभाव में क्या होता है? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो ये पूछ रहा है आलंबन के बारे में। ये हो जाता है आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, तो ये आलंबन क्या है? आलंबन के भी 2 भाग होते हैं, आशयालंबन और विषयालंबन। यानी जिसके मन में भाव जगह है और जिसकी वजह से भाव जगह है, दोनों को मिला के आशयालंबन और विषयालंबन 2 चीजें हो जाती हैं। अब सिंपल सी बात है, यहां पूछा है कि आलंबन कौन है, तो किसको देखकर मन में भाव जग रहा है वही आलंबन है। तो बालक श्री कृष्ण को देखकर मन में भाव जग रहा है, तो क्या हो जाएगा? आलंबन के रूप में बालक श्री कृष्ण आ जाएंगे। अगला देखो, जिसका अंत ना हो उसके लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? जिसका अंत ना हो निम्नलिखित में से उसके लिए एक शब्द क्या है? बहुत ही सिंपल का सवाल है। अनंत लिखा है, अनंत जानते क्या होता है?
अनत। नत मतलब होता है झुकना, नत मतलब होता है झुकना, और अ लिखा है अनत यानी जो झुका हुआ नहीं है। अनत मतलब जो झुका हुआ नहीं है वो अनत है, जो सीधा खड़ा हुआ है। अनंत का मतलब है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो लिखा हुआ है, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अंततः मतलब बाद में, और अंतम अंतत लिखा है, ये अलग है। अगला, बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, रेखांकित अंश में डैश अलंकार है। बहुत मेरा मन मयूर, अलंकार से प्रश्न है, बताइए फटाफट जल्दी से बताएं भाई। हाँ जी, बहुत बढ़िया, स्वागत है भाई, जो नए साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं आप सबका स्वागत है। फटाफट जल्दी से आंसर करते जाइए, क्वेश्चन करते जाइए। गुड, शुभम, वेल डन मेरे चीते, बहुत बढ़िया। निकिता कुमारी, बताओ बढ़िया, क्या हो जाएगा आंसर? गुड, चलो नेहा, बहुत बढ़िया आंसर। क्या हो जाएगा? अंश में, अंश में यमक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है, या उपमा अलंकार है? ठीक है पलामू, देखो बेटा, क्या हो जाएगा? अंश में यमक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है, या उपमा अलंकार? अब सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा? यहां लिखा है मेरा मन मयूर, तो मन मयूर का मतलब क्या होता है? मन रूपी मयूर। जहां मन मयूर, मन रूपी मयूर ना, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, जहां दोनों सिमिलर बताए जाएं, वहां रूपक अलंकार हो जाता है, तो मन रूपी मयूर। यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार में क्या होता है? दोनों में तुलना यहां भी होती है, लेकिन अच्छा, यमक अलंकार में क्या है? शब्दों की पुनरावृत्ति, शब्दों की पुनरावृत्ति। लेकिन क्या होगा? भिन्न अर्थ, यानी अर्थ भिन्न। शब्दों की पुनरावृत्ति होगी, लेकिन अर्थ जो है दोनों के भिन्न भिन्न होंगे, अर्थ अलग अलग होंगे। उपमा अलंकार की बात करें तो तुलना यहां भी हो रही है, उपमा अलंकार में। लेकिन उपमा अलंकार में तुलना किसकी हो रही है? दोनों उपमेय और उपमान के बीच नहीं, बल्कि उनमें पाए जाने वाले किसी गुण, दोष, आकार, प्रकार की तुलना हो रही है। तो यहां पे उपमा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है? उत्प्रेक्षा में भी तुलना होती है, लेकिन तुलना किसी ऐसे से हो रही है जो उपस्थित ही नहीं है, जो है ही नहीं। उपमान यहां नहीं है, यहां क्या किया गया है? यहां मान लिया गया है। उपमान को जहां मान लिया जाता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार। जन जानो मन मानो, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो लगा दिया, मानो क्यों? क्योंकि वो है नहीं, मानना है ना। मनहु नीलमणि सैर पर आप आतप परे प्रभात, मनहु मानो नीलमणि पत्थर पर सुबह की किरणें पड़ रही हो पीली पीली। पता है नहीं, वो मान लिया। अगला देखो, प्रश्न है, विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? जल्दी से बताएं बेटा सभी लोग, विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? शाबाश मेरे चीतों, बहुत बढ़िया। नेहा, किरण, अंशु, बहुत बढ़िया। विवेक, निकिता कुमारी, क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? नाराजगी, चीखना, विकराल और जुगुप्सा। नाराजगी, चीखना, विकराल और जुगुप्सा। हाँ बेटा, क्या पूछा था आपने? देखो, आपके कमेंट्स कई बार नहीं दिख पाते हैं, तो बिल्कुल परेशान ना हुआ कीजिए। अगर आपको कभी कुछ पूछना ही है तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी जाके पूछ सकते हो, यहाँ पे कई बार नहीं हम ध्यान दे पाते। इधर तो परेशान ना हो, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देते रहिए। फटाफट मैं आंसर सारे देख रहा हूं, आप बस आंसर पर ध्यान दीजिए। तो बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? नाराजगी, चीखना, विकराल और जुगुप्सा। इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। विभत्स का क्या होता है? जुगुप्सा हो जाता है। अगला प्रश्न बताओ। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए। यह पांव से जूता उतार रहा है, वह पांव से जूता उतार रहा है। रमा को उसकी योग्यता पर अहंकार है, वह विदुषी महिला है। बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बताओ, सोचो सोचो।
पूछ लिया भाई, गुड। तो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य देखो, प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किया, ठीक है। वह पांव से जूता उतार रहा है, हालांकि जूता तो पांव से ही उतारा जाता है। रमा को उसकी योग्यता पर अहंकार है, जी नहीं, अहंकार नहीं, गर्व है। अहंकार नहीं होता, योग्यता पर गर्व होता है। वह विदुषी महिला है, वह विदुषी महिला है। महिला और विदुषी दोनों यहां साथ साथ लिखा गया है, ठीक है। और प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किया, पुरस्कृत किया, यह भी गलत है। वैसे देखा जाए तो यहां सारे के सारे गलत है, लेकिन क्योंकि पुरस्कार भेंट किया नहीं होता, पुरस्कृत किया होता है, तो ये गलत कर दिया। पांव से जूता उतार रहा है, एक ये। रमा को उसकी योग्यता पर अहंकार, ये भी गलत हो गया। ये तो दोनों श्योर गलत है। अब यहां पांव से जूता उतार रहा है, तो ये जूता पांव से ही उतरता है। वह विदुषी महिला है, जहां विदुषी का प्रयोग करेंगे वहां महिला का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह अगर देखा जाए तो प्रथम दृष्टया सारे गलत है, लेकिन एक ऑप्शन तो चुनना पड़ेगा, तो हम इसी को सही मान लेते हैं। वैसे विदुषी और महिला दोनों नहीं होता, महिला है। अगर विदुषी लिखा है तो फिर ऑलरेडी यहाँ पे विद्वान महिला हो गया अपने आप, यानी महिला भी है और ये विदुषी भी है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे आंसर निकालना पड़ेगा, तो क्या कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कोल्ड के पहले दिन बहुत परेशानी होती है, तो ज्यादा समस्या हो जाने लगती है। फिलहाल कोई बात नहीं, आपके साथ ऑलरेडी पहले से ही क्लास लगातार चलती रही है। अभी भी सुबह 9 बजे क्लास लेता हूं, सुबह 9 बजे आप सब आमंत्रित हैं, आ सकते हैं। टीचिंग की सुबह 9 बजे क्लास चलती है, और शाम को भी 3 दिन मैं आपके साथ रहूंगा। तो आ उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? आजीवन है, अनुरक्त है, अंजनी है और अनजानी है, बताइए क्या हो जाएगा। आजीवन है, अनुरक्त है, अंजनी है, अनजानी है। आ उपसर्ग से बना निम्नलिखित में से कौन सा है? भाई आ तो इसी में लगा हुआ, जीवन के पहले आ लगा है, तो केवल यही होगा जिसमें आजीवन है। बहुत बढ़िया आंसर, एकदम गजब का आंसर दे रहे हैं। इन सब प्रश्नों में गलतियां होने के चांसेस नहीं होने चाहिए, जो एक आध दो लोग गलत दे रहे हैं, बिल्कुल इसमें गलतियां होने के चांसेस ही नहीं होने चाहिए। बंदरिया, और सारे लोग आंसर दीजिए, जितने लोग देख रहे हो सारे लोग आंसर दीजिए। देख इतने सारे लोग रहे हैं और आंसर बहुत कम आ रहा है, तो कोशिश आप भी करें, मूक दर्शक ना बने, एटलीस्ट कम से कम प्रयास तो करें। आप जब प्रयास करोगे तो आपका मस्तिष्क थोड़ा सा काम करेगा, काम करेगा तो ढूंढेगा, खोजेगा, और उस चक्कर में आप चीजों को याद रख पाओगे। बंदरिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो बंदर में इया प्रत्यय लगाएंगे तो बंदरिया बन जाएगा, सिंपल सी बात है। और देखो, वह तख्त पर सोता है में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कर्तृवाच्य है, इनमें से कौन, कोई नहीं, बताओ। वह तख्त पर सोता है लिखा है। अब कर्तृवाच्य क्या होता है? जहां पे कर्ता स्वयं कार्य करता है वो कर्तृवाच्य हो जाता है। जहां पर कर्ता स्वयं कार्य करता है वो होता है कर्तृवाच्य। जैसे वह तख्त पर सोता है, तो सोता कौन है? वह, यानी यहां पर जो क्रिया का प्रयोग हुआ है वो कर्ता के अनुसार हुआ है, तो यहां पे कर्तृवाच्य होगा। अगर इसको कर्मवाच्य बनाना है तो हमको लिखना पड़ेगा, उसके द्वारा, उसके द्वारा तख्त पर सोया जाता है, तख्त पर सोया जाता है, उसके द्वारा तख्त पर सोया जाता है, ऐसे लिखना पड़ेगा हमें ना, तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य। तो यहां पे उत्तर क्या है? कर्तृवाच्य है, ये ध्यान रखें आप। हस्तलिखित शब्द किस समास का उदाहरण है? हस्तलिखित शब्द किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का, या तत्पुरुष समास का, या बहुब्रीहि समास का, या अव्ययी भाव समास का? देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा? हस्तलिखित शब्द किस समास का उदाहरण है? तो हस्तलिखित, हाथ से लिखित, अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा हाथ से
लिखित, हाथ से लिखित क्या हो जाएगा, से आया, से मतलब क्या होता है, करण कारक ना, तो कारक लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। यानी जहां पे कारक चिन्हों का लोप कराकर तत्समास बना, ये कारक चिन्हों का लोप कराकर सामासिक पद बनाए गए हैं वो होते हैं तत्पुरुष समास। अगर विशेषण विशेष यानी दोनों पदों में अगर विशेषण विशेष का संबंध है, विशेषण एवं विशेष का संबंध है, तो वो क्या हो जाएगा, वो कर्मधारय हो जाएगा। और अगर बहुव्रीहि समास यानी जहां विशेष अर्थ आ जाए, यानी जो दो पदों की संरचना आपको दी गई है उसका एक विशेष अर्थ निकल रहा हो, तो वो बहुव्रीहि समास हो जाएगी। और अगर कोई शब्द अव्यय है यानी अपरिवर्तनशीलता के नियम का पालन कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अव्यय भाव समास। अगला देखो, उद्धरण अथवा भाव प्रकाशन तथा व्याख्यावाचक पदों के पहले अपूर्ण विराम के आगे कौन सा चिन्ह लगाते हैं। कह रहा है उद्धरण, उद्धरण अथवा भाव प्रकाशन तथा व्याख्यावाचक पदों के पहले, जहां व्याख्या करनी हो, जहां किसी उद्धरण की बात कर रहा है, उद्धरण लगाना हो, ठीक है, या फिर भाव प्रकाशन करना हो, यहां पे अपूर्ण विराम के पहले, अपूर्ण विराम के पहले लगाते हैं हम हाइफेन का चिन्ह। क्या लगाते हैं, हाइफेन का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट है, सही विकल्प चुनिए। सभी लोग बताएंगे बेटा, प्रश्न अच्छे हैं और विराम चिन्ह के प्रश्न भी आपको सॉल्व करने हैं, सारे के सारे प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि प्रश्न पिछली बार भी आया था। ठीक है, तो इस बार भी आने के चांसेस हैं। 75 प्रश्न में मैक्सिमम क्वेश्चन हमें करने के सक्षम बनाना पड़ेगा। वहां जाके हम क्वालिफाइंग नेचर के पेपर को उतना कर लेंगे, अच्छी बात, लेकिन हमें आना चाहिए। ठीक है ना, और जिनका हिंदी है उनका तो पूछना ही नहीं है, उनको तो जरूरी है आना, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, तो इसलिए ध्यान रखें। छंद भाषा लिखो, यहां पल्लवन सामान्यतः क्या होती है, पल्लवन, पल्लवन सामान्यतः डैश में ही किया जाता है, किसमें, भाव पल्लवन। देखो भाव पल्लवन का मतलब होता है किसी की व्याख्या करना, मतलब कोई गद्यांश हमारे पास दिया है, कोई गद्यांश हमारे पास दिया है, इस गद्यांश में जो लिखा है इसको और विस्तार से व्याख्या करना भाव पल्लवन कहलाता है। या इस गद्यांश किसी एक लाइन का भाव पल्लवन, आप जो पीसेस का फॉर्म, पीसेस का पेपर देंगे तो उसमें भाव पल्लवन आता है, पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ में एक अंडरलाइन कर देगा कुछ भी और कहेगा इसका भाव पल्लवन कीजिए, 20 नंबर का प्रश्न होता है। तो भाव पल्लवन गद्य भाषा का होता है, इसमें होता है गद्य भाषा में भाव पल्लवन होता है, क्योंकि भाव पल्लवन आप विस्तार से लिखोगे, उसका विस्तृत रूप लिखोगे तो गद्य में ही लिखोगे ना। अगला, किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है, रैंडम यानी उल्टा पुल्टा, माइन्यूट्स यानी कार्यसूची, रिकमेंडेड यानी संस्तुति, और अटॉर्नी जनरल मतलब महानयन। अटॉर्नी जनरल का मतलब महाधिवक्ता नहीं होता है। पारिभाषिक शब्द पूछा है कौन सा सही है, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। रैंडम मतलब उल्टा पुल्टा नहीं होता, तो रिकमेंडेड मतलब संस्तुत, ये सही है। रिकमेंड करना मतलब कि सिफारिश करना, संस्तुत करना, जिसको संस्तुति की गई है। चलिए, एक पैराग्राफ प्री के नंबर दिलवाता है पैराग्राफ, इसलिए एक पैराग्राफ कर लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, सच्चा मित्र वही है जो मित्र के दुख में काम, ध्यान से देखा, एक बार जरा ध्यान से सभी लोग ध्यान से पढ़े पैराग्राफ को, क्योंकि पैराग्राफ को पढ़कर उसका उत्तर देना केवल केवल तभी संभव है जब आप पैराग्राफ को बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, अन्यथा संभव नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सच्चा मित्र वही है जो मित्र के दुख में काम आता है, वह मित्र के कण जैसे दुख को भी मेरु के समान भारी मानकर उसकी सहायता करता है। मित्र सुख दुख का साथी है, वह केवल दुख में ही नहीं सुख में भी साथ देता है। मित्र के होने पर हमारे सुख के क्षण रंगीन हो उठते हैं। कोई भी खुशी, पार्टी या महफिल मित्रों के बिना नहीं जमती। सच्चा मित्र हमारे लिए प्रेरक, सहायक और मार्गदर्शक का काम करता है। जब भी हम निराश होते हैं मित्र हमारी हिम्मत बढ़ाता है। जब हम परास्त होते हैं वह उत्साह देता है। जब हम शिथिल होते हैं वह प्रेरणा देता है। जब हम रास्ता भूलते हैं वह मार्गदर्शन करता है। सच्चा मित्र हमारे लिए शक्तिवर्धक औषधि बनकर सामने आता है। सच्चा मित्र हमें पथ भ्रष्ट होने से बचाता है और सन्मार्ग पर भी अग्रसर करता है। सच्ची मित्रता वस्तुतः एक वरदान है। क्या है, वस्तुतः एक वरदान है। यहां तक का पैराग्राफ है, पढ़ लिया आप लोगों ने, एक बार दोबारा देखना चाहेंगे।
चलिए प्रश्न पर चलते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है सच्चा मित्र कौन होता है? जो सुख में अपने मित्रों के साथ रहता है, जो दुख में अपने मित्रों के साथ रहता है, जो सुख दुख और सभी अवस्थाओं में मित्र का साथ देता है, या जो पार्टी में मित्र का साथ देता है। सच्चा मित्र कौन है? जो सुख दुख या सभी अवस्थाओं में मित्र का साथ देता है, वही तो सच्चा मित्र होगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निराश होने पर मित्र क्या करता है? हमारी हिम्मत बढ़ाता है, हमें उपदेश देता है, हमारी सहायता करता है, या हमें धन देता है। क्या हो जाएगा? निराश होने पर मित्र क्या करता है? हमारी हिम्मत बढ़ाता है, हमें उपदेश देता है, हमारी सहायता करता है, या हमें धन देता है। बताएं क्या करता है? निराश अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ बताइएगा, ध्यान रखिए अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ ही उत्तर देना है, अपने मर्जी से नहीं। तो पैराग्राफ कह रहा है कि निराश होने पर मित्र हमारी हिम्मत बढ़ाता है, ये इंपॉर्टेंट है। भटकने पर मित्र क्या करता है? अगर कोई भटक जाए तो उसके दोस्त हैं तो क्या करते हैं? हमें अपने घर पर ले जाते हैं, हमें घर के भीतर बंद रखते हैं, हमारा मार्गदर्शन कर हमें सन्मार्ग पर लाता है, या फिर हमें कुमार्ग से नहीं बचाता है। तो हमें हमारा मार्गदर्शन कर हमें सन्मार्ग पर लाता है। बहुत बढ़िया, वेल डन, बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग। चलो अगला प्रश्न इसी बात पे हो जाए। सच्चा मित्र अपने मित्र के दुख को कैसे समझता है? अपने मित्र के दुख को कैसे समझता है? मित्र के छोटे से दुख को पर्वत की तरह बड़ा समझता है। मित्र के देख दुख को, देख नहीं, मित्र के दुख को छोटा समझता है, मित्र के दुख को बहुत बड़ा समझता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? मित्र के छोटे से दुख को भी पर्वत की तरह बड़ा समझता है और उस पर उससे निकालने की कोशिश भी करता है। हालांकि ऑप्शन हमारे पास जो है हम उसके उसी में चूज करेंगे। तो आपका ऑप्शन होगा मित्र के छोटे से दुख को भी पर्वत के समान बड़ा समझता है। अगला प्रश्न, इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक दीजिए। मित्रता और शत्रुता, पथ प्रदर्शक, सच्ची मित्रता एक वरदान, मित्रता के नुकसान। तो अगर आपको इसका शीर्षक देना है तो क्या लिखेंगे? सिंपल सी बात है, सच्ची मित्रता एक वरदान, ये आपका शीर्षक हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? पूछा है कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख और चतुर्भुज। बताइए। कमलासन यानी कमल पर आसन जो है वो तो है ही है। चतुरानन भी कहते हैं ब्रह्मा जी को ना। कुछ लोग बता रहे हैं सर चतुर्मुख हो जाएगा, चार मुख तो है ही है यार इनके, चतुर्मुख कैसे हो जाएगा? चतुर्भुज के, हाँ चतुर्भुज बिल्कुल सही है। चतुर्भुज जो है ये ब्रह्मा जी का पर्यायवाची नहीं है। अगला देखो ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? बताइए। तत्सम तद्भव की बात कर रहा है, कह रहा है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो कुसुम, भूषिका, वंश और नेह। देखो कुसुम मतलब पुष्प, ये तत्सम शब्द है, भूषिका भी तत्सम शब्द है, वंश भी। नेह तत्सम नहीं है क्योंकि नेह तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है वो हो जाता है स्नेह। क्या होता है? स्नेह, ये तत्सम शब्द है, और नेह जो है वो तद्भव शब्द है। अगला देखो, कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मितभाषी, वाचाल, चपल और मूर्ख। बताइए। मितभाषी, वाचाल, चपल और मूर्ख, जल्दी से बताएं। गुड। कम बोलने वाला, मित जहां लगा हो वहां कम ऑटोमेटिक हो जाता है। मितभाषी कम बोलने वाला, मितहारी कम खाने वाला, मितव्ययी कम खर्च करने वाला। तो क्या हो जाएगा? यहाँ मित लगा है, यहाँ पे भाषी, मित भाषी मतलब कम बोलने वाला, और वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला। वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला। चपल मतलब तेज, तेज तर्रार, जो चंचल, चपल का मतलब चंचल होता है। और मूर्ख तो मतलब आप जानते ही हैं। अगला है, सहचर्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सहचर्य का विलोम शब्द असहयोग, वैमनस्य, विनियोग और अलगाव। सहचर्य का विलोम पूछा है, उल्टा। बताइए क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा बताएं। आ गया भाई। तो सहचर्य का विलोम पूछा है तो वैमनस्य हो जाएगा ना। असहयोग सहयोग का होता है, यहाँ पे विनियोग होता नहीं, अलगाव अलग है, तो यहाँ पे सहचर्य का वैमनस्य। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं मैं इस प्रश्न का उत्तर। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे माखन लाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहते हैं। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं सुमित्रानंदन पंत को। अगला है, किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा अर्थ देने वाला एक शब्द निम्नलिखित में से विकल्पों में से चुनिए। किसी कार्य में दूसरों के आगे बढ़ने की इच्छा यानी कंपटीशन, स्पर्धा प्रतिस्पर्धा की बात कर रहा है, तो स्पर्धा, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और अग्रेषणा, दूसरों से आगे बढ़ने की जो इच्छा है वो क्या कहलाती है। तो दूसरों से आगे बढ़ने की जो इच्छा है, बहुत बढ़िया, कुछ लोग कह रहे हैं कि स्पर्धा होगा और कुछ लोग कह रहे हैं प्रतिस्पर्धा होगा, बहुत बढ़िया। दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा स्पर्धा कहलाती है, यहाँ पे कंपटीशन, स्पर्धा ना। तो ध्यान रखना, इसका उत्तर क्या होगा, स्पर्धा हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सकर्मक क्रिया है, बताएं। दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना, पीना, कौन सी सकर्मक क्रिया है, बताएं। आज तो पहला दिन है मेरा यहाँ पे, मतलब कि शाम की क्लास में फर्स्ट टाइम आपके साथ हूं मैं, और आज थोड़ा सा कोल्ड की वजह से प्रॉब्लम भी है। तो कल फिर शाम 7 बजे मिलेंगे, सेम 7 PM पर ही मिलेंगे कल भी हम लोग। और परसों संडे है ना, तो संडे को हम लोग मिलेंगे 3 बजे, ठीक है ना। संडे को हम लोग मिलेंगे 3 बजे, तो ध्यान रखना, दोनों जो टाइम है वो नोट कर लीजिएगा। तो कुछ स्पेशल पढ़ेंगे हम लोग। सॉरी, थोड़ा सा आज कोल्ड और गले में प्रॉब्लम है। तो निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है, यहाँ पे दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना और पीना। देखो, पीने के लिए कुछ तो चाहिए, पानी ना। दौड़ने के लिए क्या हो जाएगा, दौड़ने के लिए कुछ चाहिए नहीं, उठने रूठने के लिए कुछ चाहिए नहीं, मुस्कुराने के लिए कुछ चाहिए नहीं चाहिए, यानी इन तीनों में किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। जबकि पीने के लिए आपको पानी या कुछ की जरूरत है। तो जहां पर नीड है किसी चीज की वो सकर्मक है, जहां पर कोई ऑब्जेक्ट जरूरी है वो सकर्मक है। इन सब के लिए कुछ नहीं जरूरी है तो फिर अकर्मक। अगला, गाने वाला व लघुतर शब्द में कौन से प्रत्यय है। गाने वाला या लघुतर शब्द में प्रत्यय, किसी शब्द के अंत में लगकर जुड़कर नए शब्द का निर्माण करने का काम प्रत्यय को होता है। जैसे गाने वाला, अब यहां पर वाला प्रत्यय है तो ये वाला है। लघु, लघु मतलब छोटा, और यहां तर लगा हुआ तो लघुतर हो जाएगा। तो ये दोनों ही प्रत्यय हैं, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहां पर आपको सही है। सब लोग सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची है, दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राक्षस, दानव, भूसुर और निशाचर। देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा, राक्षस क्या पूछा है, दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, तो राक्षस भी दैत्य है, दानव भी दैत्य है, निशाचर भी दैत्य है। भूसुर का मतलब होता है भूसुर, भू मतलब होता है भूमि और सुर मतलब होता है देवता। तो भूमि का जो देवता है उसे भूसुर कहते हैं, और भूमि का देवता कहा जाता था ब्राह्मण को, ठीक है। तो ब्राह्मण को इसीलिए भूसुर कहते हैं। एक प्रश्न और करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक शब्द है, बताइए। यह, थोड़ा, कपटी और 10, कौन सा गुणवाचक शब्द है, जल्दी से बताएं। कौन सा गुणवाचक शब्द है, यह, थोड़ा, कपटी और 10, गुणवाचक शब्द। तो समझ आया आपको, यहां पे यह नहीं है, थोड़ा नहीं है, यहां पे कपटी शब्द क्या है, ये गुणवाचक होता है। कपटी शब्द क्या होता है, गुणवाचक होता है, ठीक है।
और देखो, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? पौधा, पुस्तक, सहायता या लड़का? कुछ समझ आ रहा है? एक वचन में देखो, पौधा का बहुवचन पौधे होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना, यानी इसका तो बहुवचन बनेगा। पुस्तक का पुस्तकें बन जाएगा, पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा। सहायता का कोई बहुवचन बनाएगा? लड़का का लड़के हो जाएगा। देखो, इन सब का तो बहुवचन बन जाएगा, लेकिन सहायता का बहुवचन कौन बनाएगा? इसका बहुवचन कैसे बनाओगे? तो जब बनेगा ही नहीं, इसका मतलब ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है। समझ आया? क्लियर। अगला, इप्सित का विलोम शब्द है। इप्सित क्या हो जाएगा? इप्सित का विलोम शब्द है। अंतिम प्रश्न आपका, इप्सित का विलोम शब्द है। अभिप्सित, अभिसिप्त लिखा है, अभिसिप्त तो गलत है। अनीप्सित, परीप्सित, सुनीप्सित, क्या हो जाएगा? अनीप्सित। तो इसी के साथ आज की इस सभा का समापन करेंगे। बेटा, एक होमवर्क आपको दे रहा हूं मैं, मुझे कमेंट करके बताएं, मुझे कमेंट करके इसका उत्तर बताएंगे, लेकिन कमेंट ऑफलाइन होने के बाद कीजिएगा, मतलब जब ये लाइव समाप्त हो जाए तब मुझे कमेंट करके बताइएगा। सेशन को जरा एक बार सभी साथी लाइक कर दें, जितने भी साथी यहाँ पे हैं, और एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। आज मैंने कहा ना कि थोड़ा सा कोल्ड भी है, तो आज पहला दिन है मेरा। कल फिर भी मिलेंगे इसी सेम टाइम पे 7 बजे ही, और फिर संडे को भी 3 बजे। तो इसके लिए तैयार रहिएगा, मिलते हैं कल और पढ़ते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस को। बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।